You didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. तो क्या चीन करेगा ताइवान को तबाह, या फिर चीन की चालबाजियों को सबक सिखाने के लिए क्वाड का एक तमाम तरीके का रोड मैप तैयार हो चुका है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ एक बार फिर हम इस मंच से आपके जरिए जुड़ रहे हैं। दरअसल ये जो परिस्थिति बनी हुई है इंडो पैसिफिक रीजन में, लगातार ये कहा जा रहा है कि चीन की चालबाजियां जो बढ़ती जा रही थी, जो दूसरे छोटे मुल्क हैं जिनको वो कहीं ना कहीं से आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से अपने जाल में, अपने मकर जाल में फंसा चुका है, दरअसल चीन को अब सबक सिखाने के लिए ही क्वाड ने भी कमर कस ली है। लेकिन इन सब के बीच क्वाड में जब जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत के राष्ट्राध्यक्ष मिले तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा चीन की चालबाजियों से किस तरीके से उन मुल्कों को बाहर निकालना है जो फंस चुके हैं चीन की विस्तारवादी नीति के तहत। और चीन जिस तरीके से टेढ़ी नजर ताइवान पर रख रहा है, ताइवान को बचाने के लिए क्वाड समूह क्या कर सकता है। एक बात तो तय है कि क्वाड ने जिस तरीके से हर एक मेंबर ने एक स्पष्ट रूप से बात कही है कि अगर कोई जबरदस्ती किसी की संप्रभुता की तरफ आंख उठाकर देखता है तो फिर क्वाड मेंबर्स उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। अगर ये कहा जाता है कि ताइवान को अगला यूक्रेन नहीं बनने दिया जाएगा तो इतना तो तय है कि क्वाड ने चीन की चालबाजियों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए एक बड़ा रोड मैप तैयार कर लिया है। लेकिन इससे इतर चीन लगातार अपने स्टेटमेंट के जरिए यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर क्वाड, जिसे वो एशियाई नाटो भी कहता है, अगर क्वाड अपने स्तर पर चीन की संप्रभुता से कोई खिलवाड़ करता है तो चीन चुप नहीं बैठेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिर चीन की संप्रभुता क्या वाकई जो उसका अर्थ होता है उस अर्थ को समझता है? चीन संप्रभुता और विस्तारवाद के बीच की परिपाटी को किस तरीके से अपने अनुसार, अपने अनुरूप ढालता है, यह भी चीन को देखना समझना होगा। लेकिन फिर भी दुनिया में इस वक्त एक और चर्चा छिड़ चुकी है कि क्या चीन करेगा ताइवान को तबाह। आइए आज इसी पर हम भी खुलकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेषज्ञों का पैनल भी कुछ ही देर में जुड़ जाएगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि क्वाड की बैठक हुई है और इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दा चीन रहा है, चीन इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरह से इसकी बढ़ती हुई ताकत को कम करने की अब जरूरत है, इस पर क्या कुछ हुआ है, आइए जरा जल्दी जल्दी देख लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके लिए जानने जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात स्पष्ट रूप से कि ताइवान पर हमले का चीनी प्लान क्या है। ताइवान से सटे गुआंगडोंग प्रांत को चीन अपना बेस कैंप बनाने जा रहा है, तो ऐसे में ताइवान के लिए खतरा बढ़ रहा है। इसके अलावा युद्ध से संबंधित 239 सामग्रियों को जमा कर रहा है चीन। धीरे धीरे इस बेस कैंप के पास युद्ध संबंधित सामग्रियों को जुटाना शुरू कर चुका है चीन। इसके साथ ही साथ 1,40,000 सैनिक कर्मियों को जुटाने की तैयारी भी चीन ने अपने इस प्लानिंग के तहत कर ली है। और साथ ही साथ ताइवान पर हमले का और क्या चीनी प्लान है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है जानना। 953 जहाज सहित 1,653 मानव रहित उपकरण का जमावड़ा चीन ने इस बेस कैंप के आसपास लगाना शुरू कर दिया है। ताइवान पर हमले का चीनी प्लान क्या है, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 20 हवाई अड्डों को डॉक से जोड़ने की बात भी चीन की तरफ से कही जा रही है। यानी जो पूरा प्लान है ताइवान को कब्जा करने का, वो तैयार कर चुका है चीन। नए जवानों को भर्ती भी कर रहा है, यह प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। और साथ ही साथ गुआंगडोंग में 15,000 सैन्य कर्मियों की भर्ती की भी प्लानिंग है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी जो प्लानिंग है चीन की, ये सामने आई कैसी है। दरअसल चीन के अधिकारियों का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें ताइवान पर चीन कैसे हमला करेगा, इसकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी उस बातचीत के दौरान सामने आ रही थी। और जब यह ऑडियो वायरल हुआ है तो चीन का ताइवान को लेकर जो एक प्लान है उस पर कब्जा करने का, वो प्लान दुनिया के सामने आया। लेकिन ताइवान ने भी इस बीच जो परिस्थितियां बनी हुई है उसमें हमले की आशंका जता दी है। और इसीलिए देखिए ताइवान क्या कह रहा है। ताइवान की सेना ने एक बकायदा इसके लिए एक हैंडबुक अब जारी की है, अपनी जनता को एक हैंडबुक जारी करके कुछ
महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आगे भविष्य में उन्हें करना क्या है, इसकी अपील की है। ताइवान सेना ने नागरिकों को हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से चीन आक्रामक तेवर दिखा रहा है, ताइवान की तैयारी भी जरूरी है। 28 पन्नों के हैंडबुक में युद्ध की कई बातों का जिक्र मिलता है और साथ ही साथ इस युद्ध से जुड़ी हुई बातों के मद्देनजर हैंडबुक में सैन्य संकट के दौरान लोगों के काम में जो निर्देश इसमें दिए गए हैं, वो निर्देश सैन्य संकट के समय काम आएंगे। लोगों के हमले के दौरान मोबाइल ऐप के जरिए कैसे सुरक्षित जगह ढूंढनी है, इसका भी पूर्ण रूप से विस्तारित विवरण किया गया है। इसके साथ ही साथ कुछ और निर्देश हैं जो इस हैंडबुक में ताइवान की तरफ से लोगों को दिए गए हैं। हैंडबुक में हवाई हमले, आग लगने, इमारतें ढहने से बचने के भी महत्वपूर्ण उपाय दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ इतना तो तय है कि एक तरफ चीनी तैयारी, दूसरी तरफ ताइवान की तैयारी, लेकिन तैयारियों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण क्वाड की क्या भूमिका रहने वाली है। क्वाड के देश खास तौर से जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो रिएक्शन दे रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो चीन की परेशानी बढ़ाने वाले हैं। और खास तौर से जब भारत इस क्वाड में शामिल हो तो भारत को लेकर चीन की जो सोच है, चीन जिस तरीके की परिस्थिति भारत के लिए भी बनाने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं से क्वाड की इस बैठक में भारत ने भी चीन को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि छेड़ने पर छोड़ेंगे नहीं। क्या कुछ हुआ है क्वाड के दौरान? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, पत्रकार इसे लेकर क्या कुछ सोचते समझते हैं, आइए चंद रिएक्शंस देख लेते हैं और फिर शुरू करते हैं आज की चर्चा। You didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You didn't want to get involved in the Ukraine conflict. तो अमेरिका ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो ताइवान को यूक्रेन नहीं बनने देंगे और जरूरत पड़ी तो फिर वो मिलिट्री एक्शन लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इन सब के बीच चीन की तैयारी भी कुछ कम नहीं है और क्या कुछ करने की जरूरत है, खासतौर से इस इंडो पैसिफिक रीजन में जहां पर चीन लगातार अशांति पैदा करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ ताइवान की परिस्थिति को लेकर। आइए विस्तार से समझते जानते हैं। हमारे दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर लेकर आए। मैं स्वागत करती हूँ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट सुरेश गोयल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कर्नल शैलेंद्र, मैं आपके साथ शुरुआत करती हूं क्योंकि देखिए जब से क्वाड की मीटिंग की बात हुई थी, लगातार आज से नहीं 1 महीने पहले जब हम रूस और यूक्रेन के युद्ध पर चर्चा कर रहे थे, उस वक्त भी ये कहा गया था कि रूस और यूक्रेन की युद्ध की जो परिस्थिति है वैसी ही परिस्थिति चीन और ताइवान के बीच भी आने वाली है। लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारत की तटस्थ भूमिका निर्णायक रही, लेकिन चीन और ताइवान के दौर में यह भूमिका क्या तटस्थ रह पाएगी, ये उस वक्त का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था। आज जो क्वाड की मीटिंग हुई, खास तौर से क्वाड ने अपनी ताकत चीन को दिखा दी है और भारत ने भी इनडायरेक्टली ये बता दिया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर आप जबरदस्ती घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, भारतीय हितों को अगर इससे कोई आघात पहुंचता है तो छेड़ने पर भारत भी नहीं छोड़ने वाला है। किस तरह से आज की टोटल मीटिंग को आप कैसे लेते हैं, क्या मैसेज थ्रो आउट किया गया है? कर्नल शैलेंद्र, देखिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक चीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए, कोई भी समय एक जैसा नहीं रहेगा। आज इंडिया को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर क्वाड आपकी तरफ झुक रहा है, आपको बुला रहा है, आपके साथ खड़ा हो रहा है, तो इसमें हमें घमंड करने की जरूरत नहीं है, इसे हमें बड़े रिस्पॉन्सिबली एब्जॉर्ब करना है। साथ ही साथ इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि दुनिया में यूएस जैसे देश कभी भी किसी के साथ खड़े होकर लड़े नहीं है। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी है। हमारी लड़ाई आज की तारीख में डेवलपमेंट की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब तक हम अपने आप को क्लियरली अलग नहीं रखेंगे तो हम शायद गुमराह हो जाएंगे।
ये सभी देश, दुनिया के सभी देश हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम एक बहुत बड़ी मार्केट है। वो सभी देश चाइना का ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे थ्रू देख रहे हैं। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है। साथ ही साथ जब मैं कहता हूं जिम्मेवारी, यस, इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर जो चीज हम अकेले खुद ना कर पाए, लोगों के साथ मिलकर करें, देश बाकी देशों के साथ मिलकर करें, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। आप जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए कि आप जो समुद्रों के जो डिस्प्यूट है वो हम किसी के साथ मिलकर करेंगे, तभी तो हमारे पास टाइम होगा कि हम अपनी इकोनॉमी की तरफ देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखें। अगर हमारा सारा ध्यान सिर्फ लड़ाई और चीन पर रह गया तो शायद ये हमारे लिए भी काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो उस पॉइंट से क्वाड में रहना, अपने आप में उसको बढ़ाना एक बहुत ही सुंदर कदम होगा, सेंसिबल स्टेप होगा। एक सेंसिबल स्टेप और बहुत रणनीतिक स्तर पर। सुरेश जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि डिप्लोमेसी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है जब ग्रुप मिलते हैं, किसी ग्रुप के मेंबर्स मिलते हैं, लेकिन बात जब चाइना के साथ हो तो हमने देखा है कि लगातार चाइना एक प्रॉक्सी डिप्लोमेसी भी पीछे से करता रहता है। यहां पर क्वाड की एक बड़ी मीटिंग होती है, क्वाड के जरिए, क्वाड की ताकत के जरिए चीन को एक डायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की जाती है। क्या आपको लगता है कि चीन उस ताकत का एहसास कर रहा है? क्योंकि एक तरफ क्वाड की मीटिंग खत्म होती है, दूसरी तरफ जो उनका माउथपीस है ग्लोबल टाइम, उसमें वो कहते हैं कि अब वो ऑस्ट्रेलिया का के सोलोमन आइलैंड का दौरा करने वाले, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है कि आप कुछ भी करते रहिए, मेरी विस्तारवादी नीति कम नहीं होने वाली है। सुरेश जी, सुरेश जी, एम आई ऑडिबल टू यू? अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपकी काफी सारी बातें मैं बीच में सुन नहीं पाया हूँ, लेकिन अगर मैं अंदाजा लगाऊं, होपफुली आपको मेरी आवाज बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल आ रही है। तो अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो आप ये पूछ रही थी कि चीन का जो रवैया है इंडो पैसिफिक में, उस पर हमारी डिप्लोमेसी क्या रहनी चाहिए और किस तरह से हमको उस पर पेश आना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि चीन इस समय भी इंडो पैसिफिक में उसके लिए मेन चैलेंज यूएसए का है, और यूएसए के लिए भी मेन चैलेंज इंडो पैसिफिक में चाइना का है। तो यूएसए की कोशिश ये है कि चीन को डील करने के लिए, और जब मैं कहता हूँ चीन को डील करने के लिए, उसमें ताइवान, जापान, उन सबके सिक्योरिटी इश्यूज भी सामने उसमें सम्मिलित होते हैं। तो उसमें उसको एक अपना प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है जिसमें लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे कि इंडिया है वो शामिल हो। तो अगर वो शामिल हो जाता है तो सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म जो बनेगा उससे चीन को लाजमी है कि खतरा महसूस होगा। लेकिन ये जो सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है, सिक्योरिटी कई किस्म की होती है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी होती है, क्लाइमेट सिक्योरिटी भी है, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी है, लेकिन इसमें अभी तक मिलिट्री सिक्योरिटी शामिल नहीं हुई है। मिलिट्री तौर पर हालांकि ये जरूर है कि चारों देश मिलकर के अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अगर कोई मिलिट्री एक्शन होता है इंडो पैसिफिक में तो इनकी कोऑर्डिनेटेड अप्रोच क्या रहेगी उसके ऊपर अभी कोई एक राय नहीं है। इसीलिए आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री आज अपने ओपनिंग रिमार्क्स दे रहे थे तो उन्होंने ओपनिंग रिमार्क्स में जो सिक्योरिटी की बातें शामिल करी, साइबर की बातें शामिल करी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात शामिल करी, हेल्थ सिक्योरिटी की बात करी, और ये सारी बातें शामिल करके उन्होंने कहा कि हम इस सब में साथ देने के लिए तैयार हैं, और क्वाड एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा सक्षम ग्रुप बन के सामने उभरा है। लेकिन उन्होंने मिलिट्री सिक्योरिटी की बात नहीं करी थी, जबकि उसके अगेंस्ट जो बाइडेन साहब यूक्रेन की भी बात करते हैं तो बात करते हैं मिलिट्री सिक्योरिटी की। तो ये एक फर्क है जहां तक इंडिया का सवाल है, और मेरा ख्याल है अभी ये कहना कि क्वाड मिलिट्री सिक्योरिटी के रूप में उभर कर सामने आया है, थोड़ी जल्दबाजी होगी, उसके लिए ऑकस है। तो हमको डिप्लोमेसी पर ध्यान देना होगा ताकि चीन के ऊपर प्रेशर बने और वो कोई घातक कदम नहीं उठाए। तो उसके लिए जो बाकी सिक्योरिटी के पहलू हैं उनके तौर पर दबाव बनाना होगा। जी
जी, यानी कर्नल शैलेंद्र सुरेश जी जो बातें कह रहे हैं कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो कंपैटिबल स्टेप्स होने चाहिए वो नहीं उठ रहे हैं। अमेरिका अगर मिलिट्री एक्शन के लिए कहता है, इंडिया अगर नहीं ऐसा कहता है, तो जो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच होनी चाहिए वो अप्रोच क्या मिसिंग है और इसी का फायदा क्या चीन उठा रहा है? क्योंकि चीन ने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि एक तरफ मीटिंग खत्म होती है, दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स की तरफ से कई स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, संप्रभुता की बात होने लगती है, सोलोमन आइलैंड जाने की बात होने लगती है। तो क्या यही वो अप्रोच है जो क्वाड में मिसिंग है और उसका फायदा चीन उठाने की कोशिश करेगा? नहीं, देखिए, चीन हमेशा कोशिश करेगा, और मैं कहता हूं, अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूं कि वो सही भी है, कि वो हमेशा कोशिश करेगा कि यस, ये चारों कंट्रीज के बीच में किसी ना किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहे। और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बीज बोने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप डाल दीजिए कि यूएस रिलायबल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया रिलायबल नहीं है, ये किसके साथ खड़े हुए, किसके साथ खड़े नहीं हुए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी, यूक्रेन के साथ खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं, पता नहीं कब खड़े हुए, हमें तो दिखे नहीं खड़े हुए। दैट मीन्स व्हाट, कि इंडिया को ये चीज बड़ी क्लैरिटी से पता होनी चाहिए, और हम डिप्लोमेटिकली इसको एक्सेप्ट भी करने चाहिए कि अगर हमारी लड़ाई चीन के साथ है तो ये एक्सपेक्ट करना कि यूएस ट्रुप्स आकर आपको बचा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, आपको सैटेलाइट इमेजरी मिल जाएगी, आपको साइबर वॉरफेयर में सपोर्ट मिल जाएगा, यही अपने आप में बहुत है। आज की तारीख में अगर चीन, मैं नहीं कहता कि हमें एक्चुअली उसको दबाव में लाना चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं। अगर हम अपनी लकीर क्वाड के थ्रू बड़ी कर रहे हैं, चीन अपने आप समझ रहा है कि हो क्या रहा है, समझदार वो भी है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि चीन अगर किसी भी तरह की स्टेटमेंट देता है, वो अपने आप में प्रूव करती है कि वो दबाव में आ रहा है। अगर वो क्वाड को डिस्कस कर रहा है, वो क्यों डिस्कस कर रहा है? वो इसीलिए डिस्कस कर रहा है क्योंकि उसे मालूम है कि जो थ्रेट चीन से निकलती हैं, वही थ्रेट अब उसको वापस मिलने वाली है, उसको वो वापस दिख रही है। दैट इज द रीजन कि वो इस समय क्वाड से हिला हुआ है, उसको इवेलुएट कर रहा है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसके अंदर कंफ्यूजन डालने की कोशिश करेगा। ये चारों देशों के ऊपर है। समझाइए, एक चीज मुझे समझाइए, जो बातें सुरेश जी कह रहे थे कि जिस हम एक ज्वाइंट अप्रोच की जो हम बात कर रहे हैं, अगर अमेरिका मिलिट्री एक्शन की बात करता है तो व्हाई नॉट इंडिया? क्योंकि इंडिया के लिए अगर हम बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं। हम पहले कहते थे कि छुपा दुश्मन है, अब छुपा दुश्मन नहीं है, सामने है, जो है वो सामने है। गलवान हम भूल नहीं सकते, डोकलाम हम भूल नहीं सकते, लद्दाख की सिचुएशन हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, टिल 2013 टू 2020 हम लगातार देख रहे हैं चाइना की क्या सिचुएशन है। तो अगर अमेरिका उस दिशा में आगे बढ़ सकता है, एक स्टेटमेंट दे सकता है, तो व्हाई नॉट इंडिया? जी कर्नल सर। मेरी डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्शन है यूएस के साथ कि आप सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपने अभी तक किया कहीं कुछ नहीं है। अदरवाइज आप अफगानिस्तान से नहीं जाते, आप जिस तरीके से इराक में रहे वैसा नहीं होता। मुझे ये सारी सीख एज अ इंडियन अनफॉर्चुनेटली लेनी पड़ती है कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है स्टेटमेंट्स देने का, कमिटमेंट का। आप मुझे ये बताइए, आज आपको ताइवान की बात आ रही है, तब तो आप मेरे भारत से चाहते हैं कि मिलिटरली मैं इंटरफेयर करूं। क्यों भाई? ये मेरी मर्जी है कि मेरे स्ट्रेटेजिक एम्स उसमें अचीव होते हैं कि नहीं। आपका स्ट्रेटेजिक एम क्वाड बनाकर इंडिया को इंक्लूड करने का यही था कि आपको मालूम है कि चाइना के बॉर्डर्स के साथ इंडिया है और इंडिया बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है चाइना के लिए। आपका स्ट्रेटेजिक एम ये है। मेरा स्ट्रेटेजिक एम अगर मुझे अलाउ करता है तभी तो मैं ताइवान में इंटरफेयर करूंगा, अदरवाइज मैं ताइवान में अपने फोर्सेस क्यों भेजूंगा? अगर मुझे सूट नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में डिप्लोमेटिकली मैं आपको बोल रहा हूं कि हम इसे इवैल्यूएट करेंगे, हम देखेंगे। आपने भी तो अभी स्टेटमेंट ही दी है, आपने कौन सी कमिटमेंट दे दी कि नहीं ताइवान में कुछ होने से यूएस फोर्सेस आएंगे? आपने तो कहीं नहीं बोला एक बार भी। आपने बोला कि जापानीज और ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस वहां आएंगे। आप चाहते हैं भारत कमिट कर जाए। आई थिंक भारत ने आज की तारीख में ये डिप्लोमेसी और ऑफेंसिव डिप्लोमेसी का फर्क समझ लिया है। आजकल हम ऑफेंसिव डिप्लोमेसी करने लगे हैं। ऑफेंसिव डिप्लोमेसी, सुरेश जी,
ऑफेंसिव डिप्लोमेसी के तहत आगे बढ़ रहा है भारत, ये कह रहे हैं कर्नल शैलेंद्र। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ऑफेंसिव डिप्लोमेसी में हम ये भी देखते हैं कि चाइना का जो रुख रहा है, वो चाहे डिफेंसिव रहा हो चाहे ऑफेंसिव रहा हो, वो अगेंस्ट इंडिया रहा है। वो कहता कुछ है, करता कुछ है, ये हम लगातार देखते आए हैं। तो भारत जिस तरीके से अप्रोच कर रहा है, क्या चाइना भी ये समझ रहा है कि भले ही यूएस कुछ भी कहे, लेकिन बात जब इंडिया की आएगी और तो इंडिया खरी खरी देने के लिए तैयार रहेगा, वो भले ही अभी चुप है। और इसी को जी सूरज जी, ख्याल है हमारे जो मिलिट्री पैनलिस्ट हैं उनका मतलब असर्टिव डिप्लोमेसी से है। ऑफेंसिव डिप्लोमेसी में अभी ये शायद उसका मतलब वही है। तो जहां तक असर्टिव डिप्लोमेसी का से आपका मतलब अगर है, तो ये असर्टिव डिप्लोमेसी हमारी बहुत पहले से रही है। जब से हमने एक इकोनॉमिक पावर, इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप के तौर पर हम आगे बढ़े हैं, और एक जैसा कि पहले कहा था शैलेंद्र सिंह जी ने कि एक इमर्जिंग मार्केट है, बड़ी मार्केट है, तो दुनिया के सारे देश ही इस मार्केट में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। तो इससे हमारी ताकत बहुत बड़ी है, और हम इस ताकत को, जैसा कि मैंने पहले कहा, इकोनॉमिक ताकत को इस्तेमाल करके हम इस डिप्लोमेसी के जरिए मंगवाने के लिए तैयार है और माना जा रहा है। यूएसए का आप एग्जांपल ले लीजिए। अगर यूएसए हमारे पास आ रहा है, अपने डिफेंस प्रोडक्ट के लिए बड़ी मार्केट के तौर पर दिख रहा है। अगर यूरोप डिस्पाइट एवरीथिंग अगर हमारे साथ में है और हम रशिया से बकायदा ऑयल खरीद रहे हैं, और उसके बावजूद अगर यूएसए हम पर सैंक्शन रहा है, वो हमारी असर्टिव डिप्लोमेसी का एक रूप है, ये उसी का नतीजा है ये। लेकिन इस असर्टिव डिप्लोमेसी से हमें किसी भी देश को नीचे नहीं आंकना है। और ये याद रखिए कि अगर चीन गलवान में आया, चीन लद्दाख में आया, अभी तक वहां मौजूद है, हमारी मिलिट्री ताकत चीन को वहां से अभी तक हटा नहीं पाई है। तो ये नहीं कि हटा सकते हैं, नहीं सकते हैं, लेकिन जिस बात से हमको अभी तक ये पता नहीं कि आगे नतीजा क्या होगा, उसमें जरूरी नहीं है कि हम आगे बढ़ करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारें। जो भी करना है तो समझ के करना है, चाहे मिलिट्री एक्शन हो या डिप्लोमेटिक एक्शन हो। तो मैं ये कहूंगा कि चाहे इंडो पैसिफिक की बात करें या अपने बॉर्डर्स की बात करें, जहां अगर हमको लड़ाई करनी है, वो लड़ाई ऐसे करनी है। सुन तzu ने कहा था, चाणक्य, लड़ाई वो लड़िए जो आप जीतने की शक्ति रखते हो। अगर आप में जीतने की शक्ति नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वहां पर जाकर के मुंह मारें आप। तो मैं ये चीन की बात नहीं कर रहा, मैं एक स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। और इस मामले में स्ट्रेटेजी यही कहती है कि हमें समझ बूझ करके काम करना है। अगर प्रधानमंत्री मोदी में वो समझ नहीं होती तो जो आज के उनके ओपनिंग रिमार्क्स थे वो नहीं देते। उन्होंने ओपनिंग रिमार्क्स में बड़ी केयरफुली, बड़ी समझदारी से, बड़ी होशियारी से अपनी बात रखी है। बिल्कुल, उन्होंने होशियारी से बात रखी। यही बात मुझे लगता है कर्नल शैलेंद्र भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है। देखिए, हर बार क्या होता है डिप्लोमेसी में, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बहुत सारे मैसेजेस दे देती है, और आज प्रधानमंत्री ने बहुत सारे मैसेजेस अपने शब्दों के जरिए, अपनी भाव भंगिमाओं के जरिए दे दिया है। लेकिन एक बात यहाँ पर कर्नल साहब मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि जब कभी भी हम चाइना की बात करते हैं, हमेशा ये कहा जाता है कि अब ठीक है, पहले जो डिप्लोमेसी हुआ करती थी और अब जो डिप्लोमेसी है कांग्रेस के समय में और अभी वर्तमान मोदी इरा में, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आया है। आज अगर चाइना के पेशानी पर बल आता है, अगर वो स्टेटमेंट देता है, तो ये बताता है कि चाइना कहीं ना कहीं से आज समझ रहा है कि भारत की विदेश नीति बहुत हद तक बदल चुकी है। फिर भी यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर लद्दाख, गलवान या डोकलाम में जो सिचुएशन बनी हुई है, उस सिचुएशन को देखते हुए क्या भारत को एक स्ट्रेट मैसेज अब तक नहीं दे देना चाहिए था? जरूरी है कि हर बात इनडायरेक्टली बोली जाए, कुछ बातें डायरेक्टली भी बोलनी चाहिए, कुछ मैसेजेस डायरेक्ट भी देने चाहिए। क्या जरूरत इस बात की भी है? ना केवल जरूरत है, मैं तो कह रहा हूं हमने दिया है। गलवान इंसिडेंट्स अपने आप में डिप्लोमेटिक रिप्लाई है कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर लड़ाई झगड़े की बात करें तो हमारी लड़ाई झगड़े में ये रिजल्ट है हमारा, हम आपको यहां से हटा सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि आप 2-4 किलोमीटर गलत जगह पर आ सकते हैं तो मैं पूरे कैलाश रेंज को कवर कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड एज ऑफेंसिव डिप्लोमेसी। मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि मैं कैलाश रेंज जब ही खाली करूंगा जब आप पीछे जाएंगे। आप पीछे गए, मैं भी उतर गया। दिस इज ऑफेंसिव। असर्टिव डिप्लोमेसी क्या है? असर्टिव डिप्लोमेसी ये है कि यूएस बोलता है कि आप रशिया से तेल नहीं लेंगे, भाई मैं तो लूंगा, मेरे को जरूरत है, मैं जरूर लूंगा। आप बोलते हैं आप S-400 नहीं लेंगे, मैं जरूर लूंगा, मैंने इसके पैसे दिए हैं, कोई फ्री में नहीं लिया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात है, डेवलपमेंट की बात है, एयर डिफेंस की बात है, मेरे कंट्री की बात है। दिस इज कॉल्ड एज असर्टिव कि जो मुझे सूट करता है। जहां तक बात है, यस, हम बड़े रिस्पॉन्सिबली डायनेमिक हो सकते हैं अगर आपकी बात में लॉजिक है। अगर आप एक बात बताइए, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला मैडम कहती हैं कि अभी हमें 6 महीने लगेंगे कि हम रूस से तेल लेना, एनर्जी लेना बंद कर देंगे। आपकी बारी आएगी तो आप 6 महीने लगाएंगे, हमसे अभी इमीडिएटली बंद करो। ये कौन सा मापदंड है? और इसी को मैं बोलता हूं असर्टिव डिप्लोमेसी, कि जो मुझे ठीक लग रहा है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आपका हक बनता है आप बोले, लेकिन मैं करूंगा वो जो मुझे सूट करेगा, जो मेरे कंट्री को बेनिफिट करेगा। आपके सिर्फ कह देने से, मैं तो जोश में आकर अपने सैनिक ताइवान में कमिट कर दूं, आप तो करेंगे नहीं। आपका रिकॉर्ड ऐसा रहा है। मैं देखना चाहूंगा कि यस, ये क्वाड में आप कितने हद तक कमिट हो रहे हैं अपनी तरफ से। आप बिल्कुल सही बात कही है। सुरेश सर हमारे डिप्लोमेसी के पंडित हैं, वो ये सारी बातें ज्यादा अच्छा समझते हैं कि यूएस जैसी कंट्रीज आपको तो कमिट, क्योंकि उन्हें मालूम है ना कि भारत का कैरेक्टर यह है कि अगर एक बार कमिट कर दिया तो कर दिया। चाइना के खिलाफ हम तो ट्रीटी मानेंगे, चाइना ट्रीटी नहीं मानेगा, पीस ट्रीटी नहीं मानेगा, हम ही मानेंगे सिर्फ। ये कहता, ये दिस इज कॉल्ड एज ऑफेंसिव डिप्लोमेसी कि जनाब मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, सुनने को तैयार हूं, बैठ के बात करने को तैयार हूं, लेकिन होगा वो जो मुझे सूट करता है, जो मेरे कंट्री को बेनिफिट करता है, जो मेरी कंट्री को बेनिफिट करता है, और यही होना ही चाहिए इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी। सुरेश सर, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी के साथ ही जो एक पहला कदम उठाया गया, खास तौर से इंडो पैसिफिक का इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की जो शुरुआत हुई है, क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा हथियार साबित होने वाला है आने वाले वक्त में चीन को सबक सिखाने के लिए, एक बड़ा आघात देने के लिए? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है ये। और अगर हम देखें तो जो बाइडेन ने जब ये इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम या इकोनॉमिक नेटवर्क, पहले इसको नेटवर्क के तौर पर शुरू किया गया था, एक तरह से जो चीन की बढ़ती आर्थिक शक्ति है, ना खाली इंडो पैसिफिक में बल्कि विश्व में वही होता है। तो ये जो है एक तरह से चीन की जो बढ़ती आर्थिक शक्ति है उसको चैलेंज करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि जो बाकी ट्रेड एग्रीमेंट रहे हैं, जैसे आरसेप रहा या टीपीपी रहा, जिसमें की अप्रोच ये रही आइदर ऑल और नथिंग, यानी कि आपको या तो पूरा एग्रीमेंट साइन करना है या कुछ भी नहीं है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में एक फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके 4 वर्टिकल्स हैं, 4 पिलर्स हैं, और जो मेंबर कंट्रीज हैं चारों में से कोई भी एक पिलर चूज कर सकते हैं या सारे चूज कर सकते हैं, और बाकी जो है जैसे टाइम निकलेगा, जैसे जैसे ट्रस्ट बनेगा उसको कर सकते हैं। इसीलिए भारत ने उसमें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में रेसिलियंट सप्लाई चेन में काफी इच्छा जताई है, काफी उसको एग्री किया है, और इसीलिए शामिल होने के लिए भी तैयार है। मेरा ख्याल है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक नेटवर्क में जो मेंबर्स हैं दे कंट्रोल 40% ऑफ द इकोनॉमी। बिल्कुल 40% इकोनॉमी को कंट्रोल करने के बाद में चीन के लिए एक, और जो मैंने इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात कर रहा था उसमें से ये एक चीज है। और दूसरी आखिरी चीज मैं इसमें ये कहूंगा कि ये खाली क्वाड से लिमिटेड नहीं है, ये इंडो पैसिफिक का है। इसमें इंडोनेशिया को भी शामिल होने के लिए कहा गया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, वियतनाम है,
पूरा आसियान शामिल है। वो तो तमाम किसी- देश actually वो नीति तमाम है। देश जिन पर चीन की टेढ़ी नजर है, उनको बिल्कुल। समेकित किया जा रहा है इस फ्रेमवर्क में। तो क्या आपको लगता है कर्नल शैलेंद्र कि एक तरफ हमने इकोनॉमिक फोरम पे तो उन तमाम देशों को एकजुट लाने का एक आधार बना दिया इस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के जरिए, क्वाड का दायरा बढ़ाने के लिए क्या अब मेंबर्स बढ़ेंगे? आपको लगता है कि दायरा धीरे धीरे और बढ़ जाएगा और उसका बेस यही इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनेगा? कर्नल शैलेंद्र, देखिए, हमको पता क्या है कि जब आप नेटो जैसा अपना दायरा बढ़ा लेते हैं तो आपके बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट बीच में आ जाते हैं, आपकी बहुत ज्यादा मजबूरियां बीच में आ जाती हैं, आपकी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी बीच में आ जाते हैं। मुझे लगता है क्वाड से दुनिया ये सीख सकती है कि आप छोटे छोटे ग्रुप बनाइए अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। आपका अगर जो भी कॉमन, आज की तारीख में 23 देश हैं जिनके साथ चाइना का सीमा विवाद चल रहा है। आप अपने अपने एरियाज में बनाइए सो दैट यू आर एबल टू स्टैंड अप, इकोनॉमिकली अपने आप को डेवलप करिए। आज की तारीख में अगर फिलीपींस हमसे ब्रह्मोस ले रहा है, हमसे तेजस की बात कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? सो दैट फिलीपींस कैन बी द फोकल पॉइंट और उसके आस पड़ोस के जो कंट्रीज हैं वो मिलकर चाइना के अगेंस्ट एक क्वाड जैसा ऑर्गेनाइजेशन दे, सो दैट चाइना को इस तरह के 4-5 अलग अलग जगहों से एक तरीके का प्रेशर रहे, थ्रेट रहे कि अगर आपने एक साइड कुछ किया तो 3 साइड और बची हुई है। अदरवाइज अगर आप नेटो जैसा काम करेंगे तो नेटो हैज बिकम टू अनविल्डी। आप जैसे ही आप बोलते हैं चलिए जी 2 और को लेना है, टर्की बोल देता है मैं नहीं लूंगा। और एक और आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, ये जो मैं बात कर रहा था ऑफेंसिव एंड असर्टिव डिप्लोमेसी की, देखिए हमें बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम अपना आत्मनिर्भर भारत ना छोड़ें, मेक इन इंडिया ना छोड़ें, अपनी इकोनॉमी के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करें। कोई यूएस, कोई कंट्री आकर आपके यहाँ पैसे नहीं देकर जाने वाला और ना ही हमारी फितरत में है पैसे लेने की। मैं तो देखना चाहूंगा कि अगर यूएस कमिट कर रहा है चाइना से आप इंडस्ट्री निकाल कर 10% इंडिया में डाल रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम भरोसेमंद रहेंगे। अरे भाई, भरोसेमंद होने का इंडिकेटर तो होना चाहिए। आपने अभी तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में क्या किया मेरे साथ, मैं ये देख रहा हूं। देखिए जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं, मैं भी आपको देख रहा हूं, बिल्कुल मैं भी आपको पूरी तरह देख रहा हूं। यानी भारत, बिल्कुल भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही कदम उठा रहा है। कूटनीति हो चाहे सामरिक दृष्टिकोण की नीति हो, तमाम तरीके से नियत साफ है, इसीलिए नीति निर्धारण भी ऐसे ही हो रहा है। थैंक यू सो मच आप दोनों का। कर्नल शैलेंद्र, थैंक यू सो मच। सुरेश सर, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और विस्तार से इस पूरी खबर को बहुत विस्तारित रूप से समझाया। और विस्तार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया ने रूस और यूक्रेन की परिस्थिति को देखा है, दुनिया ने रूस और यूक्रेन की परिस्थिति में भारत की तटस्थ भूमिका को देखा है, लेकिन वहां पर भी भारत ने जब जब मौका आया है डायरेक्ट मैसेज दिया है। भारत के लिए पहले अपना नेशन है और कुछ ऐसा ही हाल चीन और ताइवान के जो संबंध बढ़ रहे हैं, आगे युद्ध की दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर भी भारत अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट है। लेकिन इन सब के बीच भारत ने जिस तरीके से क्वाड में अपने अप्रोच को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा है, चीन को यह मैसेज देने की कोशिश कर दी है कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अब भारत बदल चुका है और ये वो भारत है जो छेड़ने पर छोड़ेगा भी नहीं। समझने की जरूरत है। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। You didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes.